अब उसी कड़ी में नगरीकरण की समस्या के कड़ी में हम आके देखते हैं प्रदूषण। प्रदूषण भी जो है वह नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण, शहरों में प्रदूषण एक जटिल समस्या बन गई है। इसका नगरीय जीवन पर विपरीत परिणाम होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे अब प्रदूषण हमारे कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इत्यादि प्रदूषण हमें दिखाई देते हैं। तो नगरों का बढ़ता विकास, सुविधाओं का अभाव अर्थात कमी होना और उसी प्रकार नियमों का उल्लंघन, इससे प्रदूषण यह गंभीर समस्या होती जाती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि प्रदूषण किस प्रकार से एक गंभीर समस्या बन गई है। तो उसका प्रमुख कारण क्या है कि नगरों का बढ़ता हुआ विकास, सुविधाओं का अभाव और उसी प्रकार से लोग जो है नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण यह एक गंभीर समस्या होती जा रही है। जिस प्रकार नगरों में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। अगला है अपराध, कि यहाँ पर नगरीकरण की एक प्रमुख समस्या बन गया है अपराध, कि अपराध किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। स्थानांतरित होने वाले जनसंख्या में से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है और उसका परिणाम होता है कि अवैध मतलब गलत मार्ग, अवैध मार्गों का उपयोग कर अनेकों बार पैसा कमाया जाता है। अब लोग जो है उनका प्रमुख उद्देश्य हो गया है कि पैसा कमाना। अब वो सही मार्ग से आ रहा है या गलत मार्ग से आ रहा है, उससे उन्हें मतलब नहीं है। तो इससे नगरों में अपराधों में वृद्धि होती है, जैसे चोरी करना, सेंध लगाना, अर्थात जैसे आपने सुना होगा कि दीवार फोड़कर अंदर घुस गए, तो इस तरह से सेंध लगाना, डकैती, मारपीट, कत्ल आदि अपराध शहरों में बढ़ते जा रहे हैं और इस कारण कानून तथा सुव्यवस्था की गंभीर समस्या निर्माण हो रही है और पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त निवास स्थानों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि होती है। विभिन्न गुटों में, अलग अलग गुटों में संघर्ष होता है और आदि के कारण शहरों में तनाव बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है। परिणामतः शहरों की सामाजिक एकता में बाधा आ रही है। अब जैसे में भी आप सभी ये चीज़ें जानते होंगे, विकसित नगरों में सूचना और संप्रेषण तकनीकी, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेषण तकनीकी का उपयोग कर अत्याधुनिक बनाने के लिए और शहरों में संपत्ति का व्यवस्थापन अधिक से अधिक सुलभ हो, इसलिए स्मार्ट सिटी की योजना साकार हुई है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा बनता है कि स्मार्ट सिटी की योजना क्यों साकार हुई है। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी की योजना विकसित नगरों में सूचना और संप्रेषण तकनीकी का उपयोग कर अत्याधुनिक बनाने के लिए और शहरों में संपत्ति का व्यवस्थापन अधिक से अधिक सुलभ हो, इसलिए स्मार्ट सिटी की योजना साकार हुई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सुदूर संवेदन, सुदूर मतलब दूर, अधिक दूर का संवेदन, संप्रेषण साधनों द्वारा नगरों के विविध घटकों की जानकारी एकत्र कर उसके माध्यम से नगरों का नियोजनपूर्ण विकास करना है। इसका उपयोग कर शहर की परिवहन एवं संपर्क यंत्रणा अधिक सक्षम करने के लिए सिद्ध होना है और अत्यावश्यक समय और अथवा आपातकालीन स्थिति में यंत्रणाओं को उचित समय पर प्रतिशत मतलब उत्तर देना आदि का समावेश होता है। अब यहाँ पे हम कुछ चित्र डिस्कस करेंगे। जैसे अब ये चित्र आपको दिया गया है वायु प्रदूषण, जिसमें आप देख रहे हो कि वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण की अगर समस्या सुलझानी है तो हम कैसे सुलझा सकते हैं, उसके कोई भी उपाय बताइए। तो जहाँ तक मेरे अनुसार है, अगर वायु प्रदूषण की समस्या सुलझानी है तो उसके लिए अधिक वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों का स्थानांतरण करना चाहिए, कहीं दूसरी जगह पर उसका स्थानांतरण करना चाहिए, जिससे
वायु प्रदूषण कम हो सके। सार्वजनिक और निजी वाहनों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो है अपनी खुद की गाड़ी अगर होगी तो उससे जाहिर सी बात है कि वायु प्रदूषण बढ़ेगा। वाहन चालकों के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण की जांच कराना अनिवार्य होना चाहिए और कम मात्रा में धुआं देने वाले पेट्रोल के उपयोग पर जोर देना चाहिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून का जागरूकतापूर्वक क्रियान्वयन करना चाहिए, उसका हमें पालन करना चाहिए, तब जाकर वायु प्रदूषण जो है उसमें कमी लाई जा सकती है और हम एक शुद्ध हवा जो है उसे ग्रहण कर सकते हैं। अब अगला चित्र अगर आप देखते हो तो यहाँ पर है जल प्रदूषण। अब ये जल प्रदूषण है, तो अगर हमें जल प्रदूषण को रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो जल प्रदूषण को रोकने के उपाय में आप बता सकते हो, जैसे कारखाने के दूषित जल पर प्रक्रिया करने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, अर्थात उस पर प्रक्रिया करके ही उसे छोड़ना चाहिए। नदी, नाले, तालाब और समुद्र में दूषित जल छोड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही साथ जल प्रदूषण फैलने वाले उद्योगों को कठोर दंड होना चाहिए। और अगला, सार्वजनिक जल स्रोत पर कपड़े धोना, नहाना, पशुओं को नहलाना, ये सब चीज़ें प्रतिबंधित होना चाहिए। और ऐसे स्थानों पर लोग खुले में शौच न जाएं, इस उद्देश्य से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शौचालय बनाने चाहिए। तब जाके ये जो जल प्रदूषण है, जो आप देख रहे हो काला काला पानी आ रहा है, तो जल प्रदूषण को आसानी से रोका जा सकता है। अब हम अगला चित्र देखेंगे, अगले चित्र के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको यह भी जो है जल प्रदूषण ही दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पर कपड़े धोए जा रहे हैं, यहाँ पर नहलाए जा रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रिया जो है जब बंद होगी तब जाकर जल प्रदूषण पर रोक लगाया जा सकता है। अगला हम देखेंगे, अभी यह जो है आपको यह दिखाई दे रहा है कि लोगों ने कान बंद किए हैं, अर्थात यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण है। तो ध्वनि प्रदूषण को अगर रोकना है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि धार्मिक त्यौहार, उत्सव मनाते समय लाउड स्पीकर के कम से कम उपयोग होना चाहिए या उस पर बंधन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपने भी देखा होगा कि इतना तेज लाउड स्पीकर होता है कि पूरे घर के दीवारें हिलने लगती हैं। कार्यक्रम स्थल पर दिन रात सिनेमा के गाने लगाने पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब यहाँ पर देवी माँ की स्थापना करते हैं या गणेश जी की स्थापना करते हैं और वहाँ पे गाने जो हैं वो फिल्मी गाने बजते हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड के गाने बजते हैं, तो इस तरह के सॉन्ग्स नहीं बजाने चाहिए। विभिन्न प्रकार की शोभा यात्राओं के समय डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो जब हम अगर भगवान की पूजा प्रार्थना कर रहे हैं तो उस समय ऐसे डीजे नहीं अलाउड होना चाहिए, उसे हमें प्रतिबंधित करना चाहिए, तब जाकर हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसी कड़ी में हम अगला चित्र देखेंगे। जैसे अब यह जो है, यह चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, यह आपको दिख रहा है यहाँ पे कूड़े की ढेर लगी हुई है, कचरे जमा हो गए हैं यहाँ पर भी। और ये चित्र भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी बहुत सारा कचरा जमा हो गया है। तो यहाँ पर कूड़े की ढेर से होने वाला प्रदूषण अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना होगा? तो अगर हमें रोकना है तो इसके लिए उपाय क्या है कि गीले, सूखे और घातक कूड़े के रूप में कूड़ों का वर्गीकरण करके उसे नष्ट करना चाहिए, अर्थात गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और जो घातक है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसे हमें अलग करना चाहिए। कूड़े के प्रबंधन और उसे नष्ट करने की जिम्मेदारी स्थानीय व्यवस्थापक समिति और स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपनी चाहिए। सहकारी सनिवास संस्थाओं को गीले कूड़े के नष्ट करने के लिए, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकारी व्यवस्था द्वारा नियमित रूप से सूखा कचरा जो है उसे इकट्ठा किया जाना चाहिए और उसको सही ढंग से नष्ट किया जाना चाहिए, तब जाकर ये जो है कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इससे हमें मुक्ति
मिल सकती है और हम एक स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं।